नमस्कार दोस्तों। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता और जब एक बार घटना घट जाती है तो उस पर चर्चा करने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ऐसे समय में केवल उस घटना के परिणामों का सामना करना पड़ता है। जब मैं अपनी बीती जिंदगी पर नज़र डालता हूँ तो मुझे इस बात का एहसास होता है, हमारी परिवार बहुत बड़ा तो नहीं था। माँ, पिताजी, बड़ी बहन और छोटी बहन के साथ हम 5 लोगों का परिवार था। घर का माहौल सुसंस्कार था और इसे खराब ना होने देने के लिए पिताजी ने केवल टीवी नहीं लगवाया था। आज के समय में केवल टीवी का चलन लगभग खत्म हो गया है, लेकिन जिन्हें 20 साल पहले का अनुभव है वे जानते होंगे कि उस समय केवल टीवी का कितना क्रेज हुआ करता था। उस वक्त दूरदर्शन ही मनोरंजन का एकमात्र साधन था और वह भी सिर्फ रविवार के लिए। रविवार को ही फिल्मों और गानों से परिचय होता था, इसलिए मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार करता था। प्रकृति के नियम के अनुसार विपरीत के प्रति आकर्षण किस उम्र में जागृत होता है यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे याद है कि मेरे साथ ऐसा 15वीं साल में हुआ। स्कूल में अपनी उम्र की लड़कियों के प्रति मेरे मन में एक छिपा हुआ आकर्षण उत्पन्न होने लगा था। ऐसी स्थिति में एक दिन मुझे सुख नाम के खेल का पता चला। उस समय चोली चर्चित में था। गाने के शब्द मुझे समझ नहीं आते थे, लेकिन जब भी मैं वही गाना देखता मेरे मन में एक अलग ही भावना पैदा होती थी। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मचती थी। उस समय मेरी स्कूल सुबह की थी और मेरी दोनों बहनों को दोपहर की। एक दिन जब मैं स्कूल से लौटा तो पिताजी किसी काम से गांव गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और माँ थे। खाना खाकर माँ किचन में बर्तन धो रही थी और मैं बेडरूम में टीवी देख रहा था। तभी टीवी पर माधुरी दीक्षित का गाना शुरू हुआ। उसे देखते देखते कब मेरे पेट के बल लेट गया मुझे खुद नहीं पता चला। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता गया मेरी हिम्मत बढ़ गई और अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने कुछ पा लिया हो। मेरे शरीर में एक अजीब ताकत का संचार हो रहा था। कुछ ही पल में ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है। मुझे भयंकर थकान महसूस होने लगी, लेकिन क्या हो रहा था यह देखने की उत्सुकता बढ़ रही थी। उस समय मुझे इस घटना का कोई ज्ञान नहीं था। मैंने उठकर ठंडा पानी डाला, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। डर के मारे मैं बाहर आकर गद्दे पर पेट के बल लेट गया। युवा उठने की वजह से थकान पहले से ही थी और इस घटना ने मुझे और थका दिया था। कब मुझे नींद आ गई पता नहीं चला। जब शाम को मेरी आंखें खुली तो लगभग अंधेरा हो चुका था। चाय पीते समय दोपहर की घटना मेरे दिमाग में फिर से तैरने लगी और मुझे यह सब दोबारा करने की इच्छा होने लगी। मानव मन ऐसा ही होता है, उसे दर्द की याद नहीं रहती लेकिन सुख की हमेशा रहती है। वह अनुभव मुझे हल्कापन और ऊर्जा दे रहा था। धीरे धीरे मुझे इसकी आदत बनने लगी। इस घटना को 1 महीना बीत चुका था। एक रात अचानक मेरी नींद खुली। ना तो मुझे प्यास लगी थी ना ही बाथरूम जाना था, लेकिन मैं जागा जरूर। कुछ देर तक मैं ऐसे ही बैठा रहा। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। तभी मुझे अस्पष्ट आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बात कर रहा हो। तब मैं थोड़ा घबरा गया। फिर ध्यान से सुनने पर मुझे 2 आवाज़ें सुनाई दी, जिससे मेरी उत्सुकता बढ़ गई और अंधेरे में बिना कोई हरकत किए मैं आंखें फाड़कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे कुछ साफ नज़र नहीं आया। धीरे धीरे वे आवाज़ें बंद हो गई। मैं कुछ देर और जागा रहा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अगर यह कोई कहानी होती तो बच्चे ने अपने माता पिता से ज़रूर पूछा होता कि पापा आप मम्मी से क्या कर रहे हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में बच्चे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछते। इसके बाद मैंने 4-5 रातों तक जागकर पता लगाने की कोशिश किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर वार्षिक परीक्षाएं खत्म हो गई और मेरी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई। मैं दिल्ली में हर रात पानी की कमी का सामना करना पड़ता था। यह कोई आजकल की समस्या नहीं है। हर साल की तरह पानी की किल्लत की शिकायत शुरू हो गई। हमारी सोसाइटी का चौकीदार भी अपने आप में एक नमूना था। हमेशा शराब के नशे में धुत रहता। हमारी सोसाइटी 5 बिल्डिंग से मिलकर बनी थी। 5 बिल्डिंग को पानी की सप्लाई देने के लिए एक मुख्य पानी की टंकी बीच में बनी हुई थी। मुख्य टंकी में पानी भरने के बाद 5 बिल्डिंग में पानी ऊपर चढ़ाने का काम उसी का था, लेकिन चौकीदार साहब हमेशा नशे में रहते, इसलिए उन्हें उसका ध्यान नहीं रहता। वह 5 बिल्डिंग्स की पानी की मोटर चला देते और जब पानी की टंकियां भरकर ओवरफ्लो करने लगती तब भी मोटर बंद करना भूल जाता। हर बार किसी को उसकी झोपड़ी में जाकर गालियां देकर उसे बाहर निकालना पड़ता और मोटर बंद करवानी पड़ती। यह रोज़ का ही तमाशा था। ऐसे नमूने का हाल ही में शादी हुई थी। नई शादी के कारण उसने कुछ समय के लिए शराब पीना बंद कर दिया था। एक दिन दोपहर में हम कुछ दोस्तों सोसाइटी के छोटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। खेल मज़ेदार हो चला था।
तभी कोई चौकीदार को गालियां देता हुआ आया। वह सोसाइटी का सबसे झगड़ू व्यक्ति था। उसने हमें देखा और आदेश दिया कि चौकीदार को बुला कर लाओ। बाकी किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की तो मुझे ही जाना पड़ा। जब मैं चौकीदार की झोपड़ी के पास पहुंचा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन कुंडी या ताला नहीं लगा हुआ था। मैंने दरवाज़ा धकेला और जो देखा वह मैंने कभी नहीं देखा था। चौकीदार और उसकी पत्नी दोनों मुझे एक तक देख रहे थे। तभी उन्हें होश आया। उसकी पत्नी जल्दी से, चौकीदार कुछ कहने ही वाला था कि मैंने उसे बुलाने का संदेश दिया और बिना पीछे देखे वहाँ से भाग गया। घर आकर मैं काफ़ी देर तक समझ नहीं पाया कि मैंने क्या देखा और क्यों डर गया। शाम तक मैं थोड़ा सामान्य हुआ, लेकिन दोपहर की घटना बार बार याद आने लगी थी। तब अप्रैल का महीना था। जब घर में सबकी नज़र बचती तो मैं एक दो बार आराम करने का बहाना बनाकर अपने आप को शांत करता, लेकिन जैसे ही शांत होता वह घटना फिर से याद आने लगती। तभी मुझे अचानक से एक रात की बात याद आ गई जिसने मेरे दिमाग को झकझोर कर रख दिया था। उस दिन रात को माँ पापा क्या कर रही थी, अब इसका अंदाज़ा मुझे हो गया। तब से मैं अनजाने में अपनी पत्नी की जगह माँ को देखने लगा। वह भी उस समय ऐसी रही होगी। यह ख्याल बार बार दिमाग में आने लगा। मैं माँ की तरफ देखने लगा। खासतौर पर उस समय बहुत नासमझ था। मैं उसके करीब रहने की कोशिश करता। गांव में हमारे दादा की थोड़ी ज़मीन थी जिसकी देखभाल चाचा करते थे और पिता आर्थिक मदद देते थे। छुट्टी मिलने पर वह गांव जाकर एक छोटी सी मुलाकात करके आ जाते। एक बार जब वह गांव गए हुए थे तो रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तक जागने रहने के बाद थोड़ी झपकी लगी और फिर अचानक से नींद खुल गई। हम खब खाट पर सोते थे, जो खाट जोड़ने से 5 लोगों को आराम से जगह मिल जाती थी। मैं हमेशा दीवार के पास सोता था। मेरे पास कभी छोटी बहन तो कभी बड़ी बहन सोती। उसके बाद माँ और सबसे आखिरी में पिताजी सोते थे, लेकिन उस दिन पिता की जगह माँ को सोई थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि माँ मेरे पास सोई हुई थी। वह मेरी तरफ मुंह करके नहीं बल्कि मुझे सोई थी। कमरे में अंधेरा था। वह एक तरफ मुंह करके करवट ले ली। मेरी हरकत से वह आधी जाग गई और मुझे गले फिर से इस शांत में मेहनत करनी पड़ेगी। मैं पेट के बल लेट गया और उस घटना को याद करने लगा। काफ़ी देर तक कुछ नहीं हुआ। अंधेरे में समय का अंदाज़ा नहीं रहता। तभी अचानक एक ख्याल। अंधेरे में काफ़ी देर बिताने के कारण मेरी नज़र थोड़ी साफ हो गई थी। मैंने देखा कि 10वीं कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। स्कूल दोपहर की थी, इसलिए सुबह 8 बजे एक प्राइवेट क्लास लगाया गया। इस क्लास के लिए मुझे सुबह 7 बजे उठना पड़ता था। इस कारण रात की मज़ा खत्म हो गई। अर्थात ऐसी मुश्किल स्थितियों में जूझना मेरे स्वभाव नहीं था। मैंने इसका एक हल निकाला जिसे अब याद करके मुझे हंसी आती। सोमवार और गुरुवार दोपहर के वक्त कभी कभी मुझे एकांत में समय मिल जाता। हमारे बेडरूम में ही अलमारी थी। पढ़ाई का बहाना बनाकर मैं बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर देता और फिर अलमारी से अंदर घुस जाता। कहीं यह बात सामने न आ जाए कि हम दोनों में झगड़े हुए थे। यह डर मन में रहता था, लेकिन मुझे ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे सौभाग्य से पापा को दादी की तबीयत खराब होने के कारण गांव जाना पड़ा। अब रात को मैं माँ का इंतज़ार करता। पहले 2 दिन तो ऐसे ही गुजर गए थे। माँ से कोई बात नहीं हो पाई। रात को सोने का समय आया और हमारी चटाई बदलकर गद्दी पर सोने का तरीका बदल गया, जिससे मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी। 1-2 बार कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। पापा द्वारा किए गए इस बदलाव ने मेरी ज़िंदगी को और भी मुश्किल बना दिया। ऐसे ही कई महीने गुजरे। आखिरकार एक रात मुझे फिर से मौका मिलने की उम्मीद थी। तड़प रहा और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे मन में ऐसे ही विचार आ रहे थे। फिर भी मेरा रोज का कार्यक्रम सामान्य रूप से चलता रहा। दिन भर मैं इतना शांत दिखता था कि किसी को भी कोई शक नहीं होता कि रात को मैं अलग ही विचार कर रहा हूँ। फिर मुझे एक मौका मिलना चाहिए, उसे याद भी करता था। ऐसा करते करते 4-5 वक्त बीत गया। इस बीच कई बदलाव आए। पुराने कमरे को बेचकर पापा ने नया घर खरीद लिया। नया घर हमारे लिए एक बड़ा महल था, जो हॉल, 4 बेडरूम, किचन और बालकनी। राजमहल, इससे बड़ा क्या हो सकता है। नए घर में 3 बाथरूम भी थे। वैसे पुरानी जगह की तुलना में नया घर मुझे बहुत ज़्यादा भाया था। घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही थी, क्योंकि नया घर खरीदने के बाद पापा ने एक कार भी ली थी। अब हमें गांव जाने के लिए एसटी और रेलवे के झंझट से छुटकारा मिल गया था। मुझे तो एसटी का सफ़र पसंद नहीं था और रेलवे का माहौल भी मुझे बहुत बुरा लगता था। हमेशा इसी तरह होता है। मीठापुर के पास का एक छोटा सा गांव। पहली बार कार से सफ़र करने का मौका मिला था, इसलिए मैं और मेरे परिवार के सभी लोग काफ़ी उत्साहित थे।
लेकिन सफ़र लंबा हो तो चाहे तरीका कोई भी हो, थकावट और ऊब जरूर होती है। सुबह जल्दी निकलने का प्लान था, लेकिन हम 12 बजे खाना खाकर रवाना हुए। सीतापुर पहुंचते पहुंचते शाम के 6 बज गए। बाकी सभी को नींद आ गई थी, सिर्फ पापा को छोड़कर, क्योंकि गाड़ी वहीं चला रहे थे। आगे का रास्ता लगभग 2 घंटे का था। बारिश का मौसम था तो बीच बीच में हल्की बारिश हो रही थी। शाम का समय होने के बावजूद आसमान में बादल घिरे थे और अंधेरा होने लगा था। सड़क गीली थी, इसलिए पापा ने गाड़ी की रफ्तार 60 के बीच रखी। करीब 1.5 घंटा और सफ़र तय करने के बाद हम एक होटल देखने में वाले ढाबे पर रुके। वहाँ चाय पीकर हमने खुद को तरोताज़ा किया। फिर लगभग 7:30 बजे हमने दोबारा सफ़र शुरू किया। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। सफ़र शुरू हुआ, आधा घंटा हुआ होगा कि पापा ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। गाड़ी रुकते ही सभी लोग सड़क किनारे अपनी ज़रूरतें पूरी करने लगे। मैं भी गाड़ी से उतरा और इधर उधर घूमकर अपने पैर सीधे करने लगा। घूमते घूमते मैं गाड़ी से काफ़ी आगे निकल गया। तभी लगा कि अब वापस लौटना चाहिए। जब मैंने गाड़ी की ओर कदम बढ़ाया तो देखा कि गाड़ी से कुछ ही कदम दूर माँ खड़ी थी। वह उठने की कोशिश कर रही थी और उनकी पीठ मेरी तरफ थी। उस पल अचानक कई बातें मेरे दिमाग में घूम गई। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी के पास आया और अंदर बैठ गया। सफ़र फिर शुरू हो गया, लेकिन मेरा दिमाग उस दृश्य में उलझा रहा। मेरी माँ, पापा और दोनों बहनें गोरे हैं, जो कुछ मैंने देखा था वह मेरे दिमाग में घूम रहा था।